दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुराने मगरिब की उन खौफनाक सजाओं के बारे में जिन्हें सुनकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दौर में न हर जगह कानून की हुक्मरानी थी और ना ही हर शख्स को इंसाफ मिलता था। कभी सिर्फ एक इल्जाम पर लोगों को हुजूम के हवाले कर दिया जाता, कभी बगैर किसी मुकदमे के फांसी दे दी जाती, कभी पूरे खानदान को एक शख्स की गलती की सजा भुगतना पड़ती और कभी सिर्फ चंद शकों के लालच में इंसान की जान ले ली जाती थी। आज हम एक एक करके उन बेरहम सजाओं की हकीकत जानेंगे। ये समझेंगे कि वो कैसे दी जाती थीं, उनके पीछे क्या वजूहात थीं और उन वाकयात ने हजारों लोगों की जिंदगियां कैसे बदल कर रख दी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पुराने मगरिब की तारीख की वो सजाएं जिन्हें दुनिया की सबसे खौफनाक सजाओं में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस दौर की सबसे पहली और सबसे बेरहम सजा हुजूम के हाथों कत्ल करना थी, जिसे इज्तिमाई तशद्दुद या लंचिंग कहा जाता था। इस निज़ाम में एक ऐसी भीड़ होती थी जो खुद ही फैसला करती थी और खुद ही सजा दे देती थी। इसमें कानून की कोई जगह नहीं थी। साल 1882 से लेकर 1968 के दरमियान तकरीबन 4742 लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा गया और सबसे हैरत की बात यह थी कि इन कत्लों में शामिल किसी भी शख्स को कभी कोई सजा नहीं मिली। इस इलाके में हुकूमत का कोई असर नहीं था और रस्सी और बंदूक ही असल कानून बन चुके थे। साल 1884 में टॉम्बस्टोन, एरिजोना के मकाम पर जॉन हेथ नाम के एक शख्स को जेल से घसीटकर बाहर लाया गया और बगैर किसी पक्के सबूत के लोगों के सामने लटका दिया गया। लोगों को सच से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस एक लटकती हुई लाश देखनी थी। ये बेरहमी उम्र भी नहीं देखती थी। लॉस एंजलिस में सिर्फ 15 साल के एक लड़के फ्रांसिस्को कोटा को शक की बुनियाद पर सड़क पर घसीटा गया, चाकुओं से जख्मी किया गया और फिर फांसी दे दी गई। ये सब पुलिस के दफ्तर से चंद कदम दूर हुआ, मगर कोई बचाने नहीं आया। ज्यादातर कमजोर और अकलियती लोग ही उसका शिकार बनते थे, क्योंकि ताकतवर लोग ही फैसला करते थे कि किसको जीना है और किसको मरना है। नाज़रीन गिरामी, इस दौर में सिर्फ किसी को मार देना ही काफी नहीं समझा जाता था, बल्कि मौत के बाद उसके सर की जिल्द और बाल काटकर अलग कर दिए जाते थे ताकि उसे एक सबूत और इनाम के तौर पर पेश किया जा सके, जिसे स्कल्पिंग कहा जाता था। यह सिर्फ लड़ाई का तरीका नहीं था, बल्कि एक बाकायदा कारोबार बन चुका था जिसे हुकूमतें खुद पैसे देकर शह देती थीं। मेक्सिको और अमेरिका के इलाकों में हर सर की जिल्द की एक कीमत तय थी, चाहे वो किसी मर्द की हो, औरत की हो या बच्चे की हो। जेम्स कर्कर जैसे लोग इस काम को अपना पेशा बना चुके थे, जो मकामी लोगों को मारकर उनके सर की जिल्द जमा करते और हुकूमत से इनाम लेते थे। जब इस काम में मुनाफा बढ़ा तो लोगों ने नकली जिल्द बेचना भी शुरू कर दी, क्योंकि किसी को इससे कोई मतलब नहीं था कि ये असली है या नकली, उन्हें बस अपने पैसों से गरज थी। ये खौफ फैलाने का एक इंतहाई गंदा तरीका था, जहां सर की जिल्द को खंभों पर टांगा जाता था। साल 1864 के सेंट क्रैक के कत्लेआम में फौजियों ने मरने वालों के जिस्म के हिस्से और सर की जिल्द खुले आम लोगों को दिखाए और लोग इसे देखकर खुश हो रहे थे। जो चीज आज एक संगीन जंगी जुर्म मानी जाती है, उस वक्त इस पर जश्न मनाया जाता था। दोस्तों, इस दौर में इंसाफ का फैसला मिनटों में होता था और मौत चंद सेकंड की दूरी पर खड़ी होती थी। इसको सरसरी फांसी कहा जाता था, जहां ना कोई बाकायदा अदालत होती थी और ना ही कोई लंबी समाअत होती थी। बस एक इल्जाम लगता और सीधा रस्सी गले में डाल दी जाती थी। एक मशहूर जज आइजक पार्कर, जिसे लोग फांसी देने वाला जज कहते थे, उसने 160 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और उनमें से 79 लोगों को सच में लटका दिया गया। वो कोई बेरहम शख्स नहीं था, बल्कि वो इस बेकाबू दुनिया में कानून लाने की कोशिश कर रहा था। मगर उस वक्त इंसाफ और जुर्म के दरमियान का फर्क खत्म हो चुका था। फांसी देखना लोगों के लिए एक तमाशा बन चुका था और लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। फांसी देने वाले लोग अपने इस काम पर फख्र करते थे और रस्सी को इस तरह तैयार करते थे ताकि मौत जल्द से जल्द आ जाए। मगर हर बार ऐसा नहीं होता था और एक छोटी सी गलती मौत को बहुत दर्दनाक बना देती थी। साल 1901 में ब्लैक जैक कैचम के साथ ऐसा ही हुआ, जब रस्सी की गलत नाप की वजह से फांसी के दौरान उसका सर धड़ से अलग हो गया। लोग अपने बच्चों को भी ये तमाशा दिखाने लाते थे ताकि वो कानून तोड़ने का अंजाम देख सकें। नाज़रीन ग्रामी, जब किसी इलाके में कानून नाम की कोई चीज नहीं होती तो आम लोग खुद ही हथियार उठाकर फैसले करने लगते हैं, जिन्हें खुद साख्ता कानून नाफिज करने वाले गिरोह या विजिलेंटीज कहा जाता था। शुरू में ये लोग खुद को शहर का मुहाफिज कहते थे, जैसे साल 1851 में सान फ्रांसिस्को के लोगों ने खुद ही मुजरिमों को पकड़कर फांसी देना शुरू की। मगर असली खतरा तब शुरू हुआ जब यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सच में इंसाफ कर रहा है और कौन अपने जाती फायदे के लिए खून बहा रहा है। साल 1864 में मोंटाना के एक इलाके में इन गिरोहों ने शहर के शेरिफ हेनरी पल्मर को ही फांसी दे दी, ये कहकर कि वो एक डाकुओं के गिरोह का हिस्सा है।
मगर आज के तारीखदान मानते हैं कि शायद वो शेर बेगुनाह था और उसे मारने वाले ही असल मुजरिम थे, क्योंकि उस दौर में तारीख हमेशा जीतने वाले ही लिखते थे। जंग के बाद रेनो गैंग के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उन लोगों ने उन्हें पकड़कर बना किसी मुकदमे के मार दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद साख्ता मुहाफिज खुद ही करप्ट हो गए। वो चेहरों पर नकाब पहनकर लोगों को डराने लगे और अपने दुश्मनों को खत्म करने या उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, इन दिनों शहरों की दीवारों पर लगे इश्तिहार, जिन पर लिखा होता था जिंदा या मुर्दा, सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो किसी इंसान की जिंदगी की कीमत होते थे। एक चेहरा, एक नाम और उसके नीचे लिखी हुई रकम ही काफी होती थी कि दर्जनों हथियारबंद लोग उसके पीछे निकल पड़ते। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मतलूबा शख्स जिंदा मिले या मुर्दा, क्योंकि इनाम दोनों सूरतों में बराबर मिलता था। टॉम हारन जैसे लोग, जो पहले कानून के साथ थे, बाद में सिर्फ पैसों के लिए जान लेने लगे। हालांकि बॉस रेव्स जैसे कुछ लोग सच में मुजरिमों को पकड़ते थे, मगर हर कोई उन जैसा ईमानदार नहीं था। बहुत से लोग सिर्फ जल्द अमीर बनने के लिए इस खेल में कूदे थे और उनके लिए सही या गलत की कोई अहमियत नहीं थी। जब किसी पर इनाम बढ़ता तो उसके अपने दोस्त ही उसके दुश्मन बन जाते। मशहूर डाकू जेसी जेम्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उसके अपने दोस्त रॉबर्ट फोर्ड ने लालच में आकर उसे पीछे से गोली मार दी। रॉबर्ट को इनाम तो मिल गया, मगर बदनामी भी साथ आई और आखिर में वो खुद भी एक गोली का शिकार हो गया। इस दुनिया में ये काम कोई इंसाफ नहीं था, बल्कि ये एक खून का कारोबार था। नाजरीन गिरामी, इस दौर की एक और बेरहम हकीकत ये थी कि कभी किसी एक शख्स की गलती का खमियाजा उसके पूरे खानदान, पूरे गांव या पूरी बरादरी को भुगतना पड़ता था, जिसे इज्तिमाई सजा कहा जाता था, जहां इंसाफ नहीं बल्कि डर को अपना हथियार बनाया जाता था। अगर किसी पर चोरी या किसी जुर्म का शक भी होता तो पूरे इलाके को तबाह कर दिया जाता, घर जला दिए जाते, लोगों को बेघर कर दिया जाता और बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता। साल 1885 में वायोमिंग के एक इलाके में एक मामूली झगड़े की वजह से पूरी चीनी बिरादरी को निशाना बनाया गया। दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों बेघर हो गए, मगर किसी भी हमलावर को सजा नहीं मिली। साल 1864 में सेंट क्रैक में भी ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां अमन से रहने वाले कबीले पर हमला किया गया और औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। फिर भी इस कत्लेआम को एक जंग कहकर सही ठहराया गया। ये सजा सिर्फ गोली और आग तक महदूद नहीं थी, बल्कि साल 1870 के अशरे में लाखों जंगली सांडों को जानबूझकर मार दिया गया, ताकि वहां के मकामी लोग भूख से कमजोर हो जाएं और लड़ने की ताकत खो दें। किसी एक बंदे की सजा पूरे खानदान की जिंदगी को अजाब बना देती थी। दोस्तों, इस दौर में जेल जाना किसी सजा का खात्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी तकलीफ की शुरुआत थी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मारती थी, और एरिजोना की योमा जेल इसकी सबसे खौफनाक मिसाल थी। साल 1876 में शुरू होने वाली इस जेल में कैदियों को ऐसे हालात में रखा जाता था जहां गर्मी का दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता था। इसकी शुरुआत ही इतनी सख्त थी कि पहले 7 कैदियों से उनकी अपनी कोठरियां बनवाई गईं। चारों तरफ सहरा और दरिया से घिरी इस जगह से भागना बिल्कुल नामुमकिन था, और जो कोई भागने की कोशिश करता उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था, जहां न रोशनी होती थी और ना ही हवा, सिर्फ सांप और बिच्छू साथ होते थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां इंसानियत का कोई वजूद नहीं था और बेरहमी की सारी हदें पार कर दी जाती थीं। इंसाफ के नाम पर होने वाले ये जुल्म आज के दौर में हमारे लिए एक अजीब खौफ का सबब हैं। ये तारीख का वो हिस्सा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उसके जख्म कभी भर सकते हैं।